अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है शीबा असलम ने। आप सब शीबा को जानते ही हैं। बहुत शुक्रिया शीबा कि आज आपने जॉइन किया। बहुत और शुक्रिया। आज सबसे पहले वैसे तो हम टॉपिक हमारा हिजाब है, जिस पे अदालत ने दोबारा एक बार फैसला दिया है और काफ़ी हंगामा है कि जी कहना चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो है वो हिजाब और उसके लिए उन्होंने मना किया है और यूनिफॉर्म का कहा है। लेकिन उससे पहले शिबा, एक लास्ट जो हमने शो किया था उसमें थोड़े से लोगों ने जो है वो ऑब्जेक्शन किया था, वो मैं आपसे क्लियर करवाना चाहूंगी कि आपने बात की थी ट्रिपल तलाक की और भाई दूज की रस्म की। और जहाँ तक मुझे भाई दूज की रस्म का इतना नहीं पता, लेकिन हाँ रक्षाबंधन का पता है और वो पसंद भी बहुत है। इनफैक्ट मेरी मदर को भी बड़ा पसंद है वो त्यौहार। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आखिर उसमें क्या चीज है जिसकी वजह से लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया, वो हो नहीं सकता, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया। अगर मैंने वो एपिसोड नहीं देखा, वरना शायद मैं खुद ही आपसे कहती कि इसको क्लियर कर लेंगे। देखिए, मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें वो सारी ट्रेडिशंस हैं जिसमें मर्द और औरत की गैर बराबरी की बात जो उसमें है, उसकी बुनियाद में है। अब जैसे करवा चौथ है, तो करवा चौथ में भी यही है कि शौहर की लंबी उम्र की कामना करने के लिए पत्नी जो है वो व्रत रखती है, लेकिन शौहर लंबी उम्र की कामना करने के लिए पत्नी के लिए नहीं रखता है, तो वो एक तरफा रिवाज है। उसी तरह से रक्षाबंधन जो है वो पैट्रियार्कल प्रोटोकॉल को प्रमोट करता है कि मर्द ही औरत की रक्षा करेगा या भाई बहन की रक्षा नहीं ही करेगा, बहन भाई की रक्षा नहीं कर सकती। जबकि ये प्रैक्टिस का सवाल है। अगर बहन जो है वो मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड है या जिस्मानी तौर पे मजबूत है, तो हर मर्द तो बहुत मजबूत नहीं होता, या सभी मर्द एक बराबर के मजबूत भी नहीं होते, सभी औरतें एक बराबर की कमजोर भी नहीं होती। रक्षा दोनों एक दूसरे की कर सकते हैं। उसी तरह भाई दूज में भाई के को की पूजा होती है और भाई को सेलिब्रेट किया जाता है भाई के होने को, जबकि बहन को लेकर के ऐसी कोई पूजा नहीं होती है कि बहन का होना जैसे कोई बड़ी खूबसूरत बात नहीं है या वो भाई की ज़िंदगी को मुकम्मल नहीं करती। बिल्कुल उसी तरह जैसे 3 तलाक में शौहर 3 तलाक दे करके फ़ारिग हो जाता है, चंपत हो जाता है, लेकिन बीवी जो है वो 3 तलाक देने का हक नहीं रखती है। तो ये जो एक तरफ़ा हुकूक है या फ़ौक़ियत है मर्दों को समाज में, मैं इसकी निशानदेही कर रही थी। मेरा कहने का पर्पस सिर्फ ये है कि वो सारी रस्मों रिवाज और तौर तरीके समाज के जो एक जेंडर को सेलिब्रेट करते हैं, दूसरे जेंडर को नाक़िस, कूड़ा, यूज़लेस, वर्थलेस बनाते हैं, उन पर गौर करना चाहिए एक अच्छे समाज के तौर पे या बेहतर होते प्रोग्रेसिव समाज के तौर पे। बस इतनी सी बात है। लेकिन हिंदुस्तान में अभी कुछ मर्दों ने करवा चौथ में बीवी का साथ देने के लिए व्रत रखना शुरू कर दिया है। हालांकि वो रिलीजन से नहीं आता है, वो परंपरा से नहीं आता है, लेकिन ये उनकी अपनी ऊबर कॉन्शियसनेस है कि वो करते हैं और इक्का दुक्का ही है, ज्यादा नहीं है। भाई दूज में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि बहनों की भी पूजा की जाए और बहनों को भी वही फौकियत दी जाए कि बहनें भी बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं और उनकी भी वैल्यू है परिवार के अंदर। और ये हिंदू मुसलमान सब समाजों की यही कहानी है। बिल्कुल, बल्कि पहले तो शायद जो मैं ड्रामा फ़िल्मों में भी देखती हूँ और होता था कि जब तक शौहर जो है वो ऑफ़िस से आ नहीं जाता तो बीवी भी कुछ खाना-वाना नहीं खानी, चाहे वो खा पी कर आए हों, देर से आ रहे हों। तो वो भी बड़ा एक यहाँ पे ट्रेडिशन था कि जी नहीं, वो आ जाएँगे तो फिर खाना जो है वो रखा जाएगा या साथ ही खाया जाएगा। तो वो अब आज के दौर में मेरा नहीं ख्याल कि सारी चीज़ें जो है हो पाएँगी या लोगों को करनी चाहिए। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें और हम बात करें हिजाब कंट्रोवर्सी की, हमारा ख्याल था शायद इलेक्शंस के बाद ये चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आप किस तरह देखती हैं? नहीं नहीं, ख़त्म कैसे हो जाएंगी, मौलाना हजरात होने नहीं देंगे। अभी आज ऐलान हुआ है कि लखनऊ के एक मौलाना हैं फिरंगी महली साहब, उन्होंने कहा है कि वो कर्नाटका बंद, मतलब उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में कई 100 मील का फासला है, तो कर्नाटका बंद का कॉल दिया है उन्होंने। और कर्नाटक में इसी साल अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होने हैं, तो पता नहीं कौन चाबी भरता है इनकी, लेकिन वो चाबी भरी हुई है और वो कर्नाटका बंद का एहतमाम कर रहे हैं कल। अल्लाह से दुआ है कि वो शांतिपूर्ण रहे, उसमें कोई अनासिर इस तरह के उसका फ़ायदा ना उठाएं और वहाँ किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना पैदा हो। लेकिन मौलाना नहीं होने देंगे, आप यकीन करें।
लेकिन शीबा, ये इस तरह का बिहेवियर क्यों है? अगर हम इधर साउथ एशिया की तरफ ही सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों की अगर बात करें, तो ये एक नॉन इशू को इशू बना देते हैं, या इतना ज्यादा, मतलब इवन मुझे इजिप्ट का एम्बेसडर यहाँ पे जो थे कुछ साल पहले तक, उनसे बात हो रही थी तो वो बता रहे थे अपने ऑफिस का पाकिस्तान में, वो उन्होंने अपने ऑफिस बॉय को कोई काम दिया या ऑफिस एम्प्लॉय को कोई काम दिया, तो वो कहने लगा कि काम उसने लेके और कहने लगा इंशाल्लाह। तो कहता है कि ये पाकिस्तानी इंशाल्लाह बोलते हैं, उसके बाद काम नहीं करते, तो उसने उससे कहा नो नो इंशाल्लाह, करना है या नहीं करना है ये बता दो। तो ये एक चीज है कि हम लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं, हम हर चीज को, जैसे मैंने कहा, नॉन इश्यूज को इश्यूज बना देते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी इस्लामोफोबिया चल रहा है। इस तरह के क्यों है? देखिए, जो कर्नाटक का हिजाब कंट्रोवर्सी है उसमें ये रवैया भी हो सकता था कि बच्चियां जो हैं वो जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस बीच उनके एग्ज़ाम्स भी हैं। तो जो समाज के बड़े हैं वो कॉल देते कि बच्चों तुम लोग अपना एग्ज़ाम दो, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके आने तक अपने आप को रोक के रखो, बजाय इसके कि लड़कियों ने कहा कि हम एग्ज़ाम्स को का बाइकआउट करेंगे और उनकी तायद की गई। यानी कि जो असली मकसद है एजुकेशन, उस पर गौर नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कहीं पिछड़ ना जाएं, इस पर बहुत उनको इसरार है कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी जब से आई है तो ये नंबर गेम जो है वो तय हो गया कि अब आपका नंबर जितना होगा आप उसी तरह से आप पावर शेयरिंग में आ सकेंगे। ओवर द पीरियड कुछ इस तरह के हालात बने हैं भारत में। ये शाहबानो के केस के बाद से ये लगातार हुआ कि मुस्लिम कैंडिडेट्स मुसलमानों के ही वोट से जीते तो जीते, जो बाकी की कम्युनिटी है उसके वोट से जीतना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। इक्का दुक्का ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां मुसलमानों को बहुसंख्यक, जिसको मेजॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं, बहुसंख्यक हिंदी में कहते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी भी उनको वोट दे और वो जीते हैं। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट्स हैं क्योंकि बड़ा रवैया उन्होंने देखा कि अपनी औरतों के साथ नाइंसाफ़ी करने पर आमादा समाज है, और सिर्फ 175 रुपए की वो जो माहाना पेंशन है महीने की, एलिमनी है, वो देने को तैयार नहीं है उस बुजुर्ग खातून को जिसने 5 बच्चे उस शौहर के पैदा किए, पाले पोसे, और अब वो 3 तलाक दे करके फारिग हो जाना चाहता था। तो मामला इतना ज़मीन था ये कि पूरे कम्युनिटी ने, हिंदुस्तान की कम्युनिटी ने इसको नोटिस लिया और उससे एक बहुत इमेज, जिसको हम कहते हैं, हम एक इमेज डेफिसिट में चले गए। अब ये हाल है कि क्योंकि नंबर गेम में तो मुसलमान कहीं नहीं, वो 15% है, 14% है, तो अब सिर्फ प्रेशर ग्रुप के तौर पे ही वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो प्रेशर ग्रुप के तौर पे एग्जिस्ट करने का जो उनके पास ऑप्शन है, उसको वो अपने पावर से जोड़ने के लिए, अपने आप को पावर से मरात हासिल करने के लिए, फैसिलिटीज़ या फ़ायदे उठाने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ के बड़े मौलाना हैं, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं। उन सब के बच्चे अमेरिका और लंदन और कनाडा में पढ़ने जाते हैं और वहीं रहते हैं। सिर्फ गरीब मुसलमान के बच्चे जो हैं वो उनके जो कारकर्दगी है, जिसके जवाब में कभी दंगा होता है, कभी कुछ होता है। अभी कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी के दौरान ही एक हिंदू नौजवान को मार दिया, और उसके जवाब में बहुत सारे मुसलमानों के, जो गरीब मुसलमान हैं, किसी की नाई की दुकान थी, किसी की खाने पीने की छोटा सा दुकान थी, वो सब जलाई गई, तोड़ी फोड़ी गई, बर्बादी हुई। तो ये सब गरीब मुसलमान झेलता है। और जो बड़ी दाढ़ी टोपी वाले और बहुत लगदग में रहने वाले और लैंड क्रूजर से चलने वाले मौलाना हैं, वो हमेशा महफूज रहते हैं। उनके बच्चे बहुत दूर हैं इस खलफिशार से, वो हमेशा महफूज रहते हैं। तो डेमोक्रेसी में जब आपके पास नंबर्स नहीं है तो आपको प्रेशर ग्रुप के तौर पे ही आप आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं सरकारों के साथ में, एज एन एजेंट ऑफ मुस्लिम वोट्स। तो जैसे ही मुस्लिम एक वो सरकारों को डराते रहे हैं कि देखिए हमने 1 लाख की रैली की, 1.5 लाख की रैली की, यानी इतना मुसलमान मेरे साथ है, यानी इतना वोट बैंक है मेरे पास, हमसे डरो और हमारी सुनो। लेकिन जब से मुसलमान महिलाएं पढ़ लिख करके सामने आई और अपने हुकूक के हवाले से, वो कुरान के हुकूक और कॉन्स्टिट्यूशन के हुकूक दोनों को लेकर के उनके अंदर बेदारी आई और उन्होंने आर्टिकुलेट करना शुरू किया अपने मसाइल को,
तो वहां से मसला इन लोगों के लिए सख्त हो गया, क्योंकि ये जो क्रिटिक है ना, ये अंदर से आ रहा था, ये कंज्यूमर का ग्रीवेंस था, उसको वो डिनाई नहीं कर सकते थे। महिलाएं जो कह रही थी 3 तलाक से जो परेशान महिलाएं थी, जो पॉलीगैमी से परेशान महिलाएं हैं, और इसी तरह की दीगर चीज़ों से, ये कंज्यूमर ग्रीवेंस है। वो ये कह रही है कि बॉस, हम आपकी खराब पॉलिसीज का शिकार हैं, आपको हमारी बात सुननी होगी। और ये जो बात है, इससे इन लोगों की खासी फजीहत हो गई है। तो ये पूरा मामला है कि पीसफुली, बजाय इसके कि हर मसले का पीसफुल हल निकाला जाए, कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी में जो कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल है, CDC है, उससे बात की जाती है, और ये बड़ा लोकल मामला था, वहीं पर हल कर लिया जाता। फिर दूसरी तरफ से जो हिंदू राइट विंग के गुंडे हैं, वो भी आ गए, वो डाल करके, ऑरेंज कलर का स्कार्फ डाल करके, और उन्होंने बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा की, जिसमें पुलिस को आगे आना चाहिए था, पुलिस आगे नहीं आई। तो ये एक मैन्युफैक्चर्ड ट्रेजेडी है, मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है, और यही होता है भारत में। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो यानी जो मौलाना हैं, जितने भी हैं, ज्यादातर हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरेंगे, बड़े बड़े घरों में रहेंगे, लेकिन इनके फॉलोअर्स जो है, हमारे यहाँ तो खैर खूब ही उल्लू बनाया जाता है, बड़े उनको पैसे दिए जाते हैं, फंडिंग की जाती है। क्या भारत में भी जो मुसलमान, गरीब मुसलमान है, वो अपने कहना चाहिए पैसे लेकर और इनको देते हैं, जो मौलानाज हैं, यानी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों और उसमें घूम रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं? एक चीज ये है आरजू की, एक मौलाना का काम है कि आम शहरी जो है मुसलमान, उसके अंदर गिल्ट ड्रिल करना। वो लगातार ड्रिल करता रहता है गिल्ट, कि तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो, तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, तुम दीन का काम नहीं कर रहे हो, तुम तो एसी में रहते हो, तुम तो ये है। तो उस गिल्ट के जवाब में उनको क्या होता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशंस मिल जाते हैं, कि भाई और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यही कर दे कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। तो जो अल्लाह के नाम पे जो मिलता है, वो बहुत बड़ी रकम है। देखिए, हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के बाद जो सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग जमात है, वो भारत का वक्फ वही है। जो भारत में वक्फ की जमीनें हैं, जो वक्फ की जायदाद है, वो कॉम्पीट कर रहे हैं। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क, और इसमें जो वक्फ है वो सबसे बड़ा लैंड होल्डर है, लेकिन वो लैंड होल्डिंग जो है, वो किसी परेशान हाल बेवा, तलाकशुदा, यतीम के काम आ रही है क्या? नहीं आ रही है। वो पर्चियां काट काट करके बेच रहे हैं, उसमें अंबानी साहब अपनी अंटालिया जैसी दुनिया की सबसे महंगा घर बना रहे हैं, उसमें इसी तरह के दूसरे काम हो रहे हैं। तो जो काम इन लोगों को करने थे, वो तो इन्होंने किए नहीं है। अब ये जो ड्रिल करके, गिल्ड का ड्रिल करके जो पैसे आते हैं, उस पैसे पर वो उनका एक छत्र राज्य चलता है, यानी कि उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। जब बात होती है सेंट्रल मदरसा बोर्ड बनाने की, जिससे कि मदरसों की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके, तो जितने भी मदरसे हैं, उनकी फिक्र ये हो जाती है कि अब तो हमारा फाइनेंशियल ऑडिट भी हो जाएगा, और ये ऑडिट से तो पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, पढ़ा कौन रहा है, और रसीद किसके नाम की कट रही है। बहुत चीजें हैं। तो ये जो फंडिंग है, इसकी वजह से भी बहुत कुछ हो रहा है। आप किसी भी दुनिया में कोई भी मजहबी इदारा जो है, वो तभी इतना मजबूत होता है और सरकार को चुनौती देता है, इक़्तिदार एक अपनी तरह का फीफडम बनाता है, जब उसके पास अकूत दौलत होती है। चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में आप देख लीजिए, या किसी मुस्लिम कम्युनिटी में देख लीजिए, या किसी कम्युनिटी में देख लीजिए। तो ये जो फीफडम्स हैं, अगर इनमें इनका वो पैसा जो है उसकी ऑडिट हो जाएगी, तो ये बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। और इसके पीछे का मामला यही है कि यस, कम्युनिटी की तरफ से फंडिंग होती है, और वो उस गिल्ट में होती है कि अरे हम और कुछ नहीं कर रहे, तो यही कर दें। लेकिन इनके अपने बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। अमीर मुसलमान और अमीर मौलाना, ये दोनों अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम देते हैं और जदीद तालीम देते हैं। और गरीब का बच्चा जो है, अब आप देखिए, एक मामला खड़ा किया गया था बहुत साल पहले, मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बता रही हूँ, कि वो सैटानिक वर्सेस नाम की किताब आई थी। उस किताब को आने के, सलमान रुश्दी की उस किताब पर किसी ने गौर नहीं किया था। हिंदुस्तान की जो सबसे अहम दुकानें हैं किताबों की, वहाँ वो 7 या 8 कॉपीज बिकी थी। लेकिन जैसे ही मौलाना ने फतवा दे करके उसको बैन किया, उसके बाद उसका प्रिंट ऑर्डर कभी रुका ही नहीं, आज तक वो बिक रही है। और उसमें कौन मारे गए? कोई मौलाना बड़े नहीं मारे गए, उसमें गरीब मुसलमान मारे गए, दंगे हुए। आपके मुल्क में भी दंगे हुए, आसपास के सभी मुल्कों में दंगे हुए, उसमें शायद 300 से ज्यादा मुसलमान मारे गए थे। किसका फायदा हुआ? सलमान रुश्दी का थोड़ी आपने कुछ बिगाड़ा। उसकी किताब भी बिकी ज्यादा, उसको उसकी रॉयल्टी भी आज तक मिल रही है,
वो बड़ा राइटर भी कहलाने लगा, वेस्ट ने उसको अपनी गोद में भी बिठा लिया और गरीब मुसलमान मारे गए। तो ये बहुत ही तयशुदा रवैया है। सबको पता है मुसलमानों का कौन सा बटन दबाओ तो ये कैसे चीखेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। ये बिल्कुल जानवर होता है ना, ये वाली आवाज पे आ जाएगा, वो वाली आवाज पे उधर मुड़ जाएगा, घोड़े होते हैं। तो ये उस तरह का बिहेवियर है कम्युनिटी का, जिसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता। इन लोग अब तो मतलब इतने साल हो गए हैं, अब तो इतना एडवांस सब कुछ हो गया है, सोशल मीडिया पर लोग मौजूद हैं, टीवी चैनल्स देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पढ़ रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि इनको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह से इनसे पैसे निकलवाए जा रहे हैं और उसके बाद मिसगाइड किया जा रहा है। अब आप कह रही हैं जब कि इनको समझ नहीं आ रहा, तो इनको मतलब किनको? मौलाना तो खुद ही नहीं, कंस्पिरेसी मौलाना थ्योरीज को नहीं, आम पब्लिक को। आम नहीं, पब्लिक आम जो है पब्लिक को आ रहा है, वो अभी भी आम बेवकूफ़ पब्लिक बन रही है। वो देख नहीं रही कि नहीं। मौलाना के बेटा आप बाहर सही कह कनाडा रही हैं, पढ़ने गया हुआ है। जी। अर्ज सही कह रही हैं। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद की किरण यही है कि आम मुसलमान अपनी पढ़ाई पर गौर कर रहा है भारत में। वो अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी तरक्की, उनकी नौकरी या उनका कारोबार इस पर ही लगा हुआ है। और अब वो ये भी कोशिश कर रहा है कि उसको पता है मौलाना से नहीं होगा, वो खुद ही हैंड होल्डिंग कर रहा है अपने से निचले तबके के मुसलमान की, कि उसको देश की जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसमें किसी तरह वो आ जाए। और ये भी कोशिशें हो रही हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है। अभी एक बहुत बड़ा फैसला हुआ 2-3 साल पहले कि हमारे यहाँ एक नेशनल ओपन स्कूल सिस्टम है। तो उसमें ये फैसला हुआ कि जो फारिग हैं मदरसों के, उनसे उनको उनके पास जो भी सर्टिफिकेट है उनको इजाज़त दे दी गई कि आप 8वीं 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम दे लें और देश की जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है आप उसमें शामिल हो जाएं। और फिर आगे की एजुकेशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जो हायर एजुकेशन के लिए है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी सब आप कर सकते हैं। तो सरकार ने रास्ते खोले हैं मदरसों के तालिबे इल्म के लिए या फारिग के लिए कि आप अगर वहाँ से हैं और आप जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं तो भी आप शामिल हों। तो ये इस तरह के जो मौके हैं इससे भी फर्क पड़ रहा है और कोशिश है कि मदरसों को भी बेहतर किया जाए। और इसमें बहुत अच्छी नीयत वाले कुछ लोग हैं जो मदरसा रन कर रहे हैं, वो भी शामिल हुए। उन्होंने अच्छे जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं और आईटी है, कंप्यूटर है, उसको शामिल किया है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट ब्लैक है सब कुछ, नहीं, चीज़ें बदल रही हैं। सबको दिख रहा है कि आप इमाम बन करके आप इंतज़ार करते रहते हैं कि कब रमज़ान आएंगे और कब आपको नजराने और हदिया और ये सब मिलेगा और तब आपके बच्चों के नए कपड़े बनेंगे, या फिर आप गड़बड़ चीज़ें करें और दूसरों के हाथ में खेलें। और खुद मुस्लिम समाज के अंदर आप भी जानती होंगी मौलानाओं के आपस की अंदर की जो गुटबाजी है, जो पॉलिटिक्स है, वो भयानक है। उसमें बहुत गुटबाजी है और उसमें बहुत तरह के लालच जो हैं वो चलते हैं। तो इन सब का शिकार होने के बजाय एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजारें, बावकार, और अपनी मेहनत की और अपनी काबिलियत की, क्योंकि काबिलियत तो किसी में भी कम नहीं है। तो इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं लोग। लेकिन अभी मुझे लास्ट में बताइएगा शिवा कि ये अब हिजाब वाली कंट्रोवर्सी ये कहाँ जाके खत्म होगी? क्योंकि ये भी तो कर सकते हैं कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ भी जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हिजाब जिन्होंने पहना है वो उस बिल्डिंग तक पहुंच जाएं और उसके बाद हिजाब निकाल के बैग में रख दें, फिर वापस जाते हुए निकाला और पहना और चले गए। ये मतलब किसी तरीके से खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन इसको बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? आप जो कह रही हैं उसको गुड सेंस कहते हैं। अब गुड सेंस प्रिवेल करता तो फिर क्या ही बात थी। हमारा भी यही कहना है कि भारत जैसे परंपरावादी समाज में जहाँ रस्म रिवाज का इतना ज्यादा गलबा है, वहां पर कोई किसी को मना नहीं कर रहा है कि घूंघट, हिजाब, अबाया, नकाब जो भी पहनना चाहें आप पहने। सिर्फ इतना है कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम है कि भाई हम किस तरह का इंस्टीट्यूशन और किस तरह के उसूलों पर एक समाज को गढ़ रहे हैं, ये आज़ादी जो इंस्टीट्यूशंस में है ये राइज रहेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चाहे सिख पढ़े, चाहे मुसलमान पढ़े, चाहे हिंदू पढ़े, एडमिशन लेते ही सीधे टेलर की दुकान पे जाता है काली शेरवानी सिलवाने के लिए। वहां पर कोई एतराज नहीं करता है कि हम तो सिख हैं, हम तो हिंदू हैं, हम क्यों शेरवानी पहनेंगे, ये आपका कल्चर होगा। वहां पर जो दुआ है वो कौमी दुआ के तौर पे वो गाई जाती है। वहाँ हिंदू मुसलमान सब सलाम अलैकुम करते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। वहाँ मस्जिद भी है कैंपस के अंदर, वहाँ बाजमात नमाजें भी होती हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो आपको आपके इंस्टीट्यूशन में सब कुछ करने दिया जाता है। अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जो भी आता है उसको फॉलो करता है, कोई एतराज़ नहीं करता, कोई इस पर सियासत नहीं करता है। इसी तरह से जब आप मिशन स्कूलों में जाते हैं, जैसे आपके यहाँ भी मिशन स्कूल्स होंगे, हमारे यहाँ भी हैं, तो लाइन लगा करके जो हैसियतदार मुसलमान हैं वो डोनेशंस के साथ खड़े रहते हैं। उनको वहाँ पर बाइबल जो पढ़ाई जाती है उससे परेशानी नहीं होती है। उसी तरह से खालसा कॉलेज और स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी हिंदू मुसलमान सबके बच्चे पढ़ते हैं।
मेरा यही कहना है कि ये जो आफत आ गई है अचानक, सिर्फ क्लासरूम में, और वो भी गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है और प्री यूनिवर्सिटी स्कूल है उडुपी में, उसमें ऐसी क्या आफत आ गई कि बच्चियों ने ये कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, हम अपना साल खराब करेंगे, कोविड के 2 साल पहले ही खराब हो चुके हैं, यानी तीसरा साल भी हम बर्बाद करेंगे, एग्जाम नहीं देंगे, बॉयकॉट करेंगे, लेकिन हम क्लासरूम में ही हिजाब जरूर पहनेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं पहला हिस्सा भूल गई आपके सवाल का, मुझे माफ करें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं यही कह रही थी कि ये मतलब रख भी सकती है ना इस चीज को, मतलब बढ़ाने से फायदा नहीं, वहां तक पहुंचे और उसके बाद हिजाब जो है वो निकाल के रख दे और फिर वापस जाते हुए पहन ले। ये इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी जो हुई है। जी, तो ये जो पूरा मामला है, ये कॉमन सेंस से आप उसको देखती हैं तो आप सर पकड़ लेती हैं, लेकिन जब आप देखती हैं एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का असर्शन है कि हम इस तरह रहेंगे और हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे और हम अपना नुकसान भी कर लेंगे लेकिन हम मानेंगे नहीं। तो ये है, देखिए ये वैसे ही है जैसे क्या था कि 3 तलाक पर पहले मौलाना हजरत राजी नहीं हुए, वो 80s और 90s के डिकेड में कह रहे थे 3 तलाक इज डिवाइन, यू कैन नॉट टच इट। फिर वो लोग जब उनको समझ में आया कि वक्त बदल गया है तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप मत कीजिए, सरकार से कहा आप मत कीजिए, हम खुद ही कर लेंगे। तो या तो वो उस वक्त सही थे या वो आज सही हैं। तो ये जब प्रेशर में आते हैं तो करते हैं चीज़ों को, लेकिन बड़ी ख्वारी के बाद करते हैं, जिल्लत के बाद करते हैं और इनकी बस छूट जाती है। अक्सर ये नहीं समझ पाते हैं कि वक्त उनका धारा किधर बह रहा है। तो ये वाली जो कंट्रोवर्सी है, मुझे मेरी दुआ है कि अल्लाह करे, अल्लाह इनको नसीहत दे कि ये समझे कि कुरान जो है वो क्लियर है कि इल्म हासिल करने के लिए बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आप अबाया पहने या मलेशियन स्टाइल का हेड स्कार्फ पहने, इसके लिए क्लैरिटी नहीं है। जो खिमार है उसको अपने सीने पर अपने आगे आकर उसको ढकने के लिए कहा गया है, क्योंकि उस वक्त एक कॉमन सेंस की बात थी, ज्योग्राफिकल जरूरत थी कि मर्द औरतें सभी सर ढका ही करते थे, तो सर ढकने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया अपने खिमार को अपनी छातियों तक ले आओ, उनको कवर करो। तो जो कुरान है वो तो क्लियर है, और इस्लाम तो बुक ऑफ रिलीजन ऑफ बुक है, उसमें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है, उसमें कंफ्यूजन ना करें और बिदअत भी ना करें। तो जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है हम वो जानते हैं, उससे कोई नहीं रोक रहा है। और ये जब इलेक्शंस हो जाएंगे और जिनको फायदा होना है उनको हो जाएगा, तो ये इतिहास बन जाएगा, माजी की बात बन जाएगी। बन भी जाना चाहिए, इसलिए कि ये बेहतर होगा कि ये इतिहास बन जाए, क्यों, या माजी की बात बन जाए, क्योंकि ये चीज जो है मुसलसल अगर चलती रही तो ये सिर्फ और सिर्फ खराबी लाएगी, कोई अच्छाई नहीं लाएगी। बहुत शुक्रिया शिबा कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। और पिछली जो वो है उसको क्लियर करने का आपने मौका दिया, जो गलतफहमी पैदा हुई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।